हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है आपके प्यार में भाग 9, चौहान मेंशन। सरगम हैरानी से स्वर की तरफ देख रही थी जिसने अभी अभी उसकी आंखों पर किस की थी, और उसकी बातों से तो सरगम को और भी ज्यादा परेशानी हो रही थी। उसका वो बहकी बहकी सी बातें करना और वो हरकतें जो वो लगातार किए जा रहा था, सच में सरगम को हैरान कर रही थी। अब उसने स्वर के कंधों पर अपने हाथ रखे और बोली, शायद आप मुझे कुछ और समझ रहे हैं मिस्टर स्वर चौहान। मैं सरगम हूँ, सरगम, वो जो आपके कानों में किसी सरगम की तरह नहीं बल्कि किसी शोर की तरह लगती है। मुझसे दूर रहिए, यूं पास आकर ना ही खुद परेशान होइए और ना ही मुझे कीजिए। उसकी बात सुनकर स्वर मुस्कुराया और बोला, इसमें परेशानी की क्या बात है हार्टबीट? मैं तो ये सरगम सुनना चाहता हूँ। और किसने कहा तुमसे कि तुम मेरे लिए कोई शोर हो? तुम मेरे लिए कोई शोर नहीं बल्कि मेरे दिल का मोर हो, जो अब मेरे ख्वाबों में नाचने लगा है। उसकी बातें सुनते हुए अब सरगम उसे और भी ज्यादा हैरानी से देख रही थी। पता नहीं ऐसा क्या खाया था आज उसने जो ये रोमियो जैसी बातें कर रहा था। वो अब अपनी जगह से उठने की कोशिश करते हुए बोली, आप पागल हो गए हैं, लेकिन मुझे किसी का पागलपन देखने का कोई शौक नहीं है। आपको जो डायलॉग बाजी करनी है आप करते रहिए, मुझे यहाँ से जाना है। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठी और वहां से अंदर की तरफ बढ़ने लगी। स्वर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया तो सरगम सीधा उसके ऊपर जाकर गिरी और अगले ही पल उसके दर्द से आह निकल गई। स्वर ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, बड़ी नाजुक हो तुम। सरगम गुस्से से बोली, आप कहो तो पत्थर की बन जाती हूँ। ऐसी लगूंगी आपके सिर पर कि एक झटके में आपको आपकी दादी नानी, चाचा बुआ फूफा सब याद आ जाएंगे। ये क्या पागलों वाली हरकतें कर रही हैं आप? सरगम, नशा दिल का मोड़, चोट हार्टबीट, बंद कीजिए ये सब कुछ। आए बड़े ऋतिक रोशन बनने वाले, हटिए यहाँ से। ये बोलकर उसने अपनी कमर पर अपना हाथ रखा और उठने लगी, लेकिन एक बार फिर से उसकी दर्द से चीख निकल गई। अब उसने वापस गुस्से से सर को देखा और बोली, मेरी कमर तोड़ दी आपने। मन तो कर रहा है आपको कुछ ऐसा तोड़ दूं कि सच में मोर बनकर घूमते रहें आप। ये बोलते हुए उसने मुंह बनाया और फिर मुश्किल से चलते हुए वहां से अंदर की तरफ चली गई। उसे जाते हुए देखकर स्वर के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट तैर गई। वो अब वापस गार्डन में नीचे की तरफ लेटा और बोला, मानो या ना मानो मिस सरगम, लेकिन तुम्हारे दिल के तार तो बज चुके हैं। वो जिन नजरों से तुम मुझे देख रही थी ना, वो नजर ही बहुत कुछ बता चुकी है मुझे। तुम्हारी धड़कन को तो मैं बहुत जल्द ही अपने काबू में कर लूंगा और फिर तुम्हें बताऊंगा कि सबके सामने जब इज्जत का तमाशा बनता है तो कैसे बनता है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। वहीं दूसरी तरफ सरगम चौहान मेंशन के अंदर गई और अंदर आते ही वो सीधा अपने कमरे में आई। उसने देखा धड़कन और अंबिका वहां पर नहीं थे, तो वो अब अंबिका के कमरे में गई जहां उसने धड़कन को अपने साथ सुलाया था। जैसे ही वो अंबिका के कमरे में गई, अंबिका ने अपने होठों पर उंगली रखकर उसे शांत रहने का इशारा दिया तो सरगम भी शांत रह गई। अंबिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या बात, बड़ी जल्दी आ गई? और जिस तरह से
तुम्हारे चेहरे पर पसीना है। साफ पता चल रहा है कि मेरे भाई से डर कर अंदर आ रही हो। तुम तो बड़ा कह रही थी कि अब मेरा भाई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। अब क्या हुआ? सरगम हड़बड़ाकर बोली, मैंने कब कहा कि उन्होंने मुझे कुछ कहा है? उन्होंने मुझे कुछ कहा भी नहीं और वो मुझे कुछ कह भी नहीं सकती। और अब बड़ा तुम्हें तुम्हारे भाई पर प्यार आ रहा है। तब तो बड़ा कह रही थी कि मैं चुड़ैल बनकर तुम्हारे पीछे पड़ जाऊं। अब बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें अपने भाई की। उसकी बात सुनकर अंबिका के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और बोली, वो मुझे याद आया कि मुझे एक इम्पोर्टेंट वीडियो कॉल करनी थी। तुम धड़कन के साथ सो जाओ, थोड़ी देर आराम करो। उसके बाद तुम्हें मेरे भाई से लड़ना है ना, तो तुम्हें पावर चाहिए होगी। इसीलिए तुम जल्दी से अपनी थकावट दूर करो। मैं अभी आती हूँ वीडियो कॉल करके। ये बोलकर वो तुरंत वहां से भाग गई और सरगम उसकी तरफ देखती रह गई। उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि अंबिका ने उसे यहाँ पर क्यों रखा है और अंबिका के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उसे भी खुद पर पूरा भरोसा था कि वो अभी अंबिका की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। वो और स्वर एक कभी भी नहीं हो सकते। बेशक से स्वर कितना ही रोमियो बनकर उसके आगे पीछे घूमता रहे। उसने एक नजर धड़कन को देखा जो आराम से सोई हुई थी। उसने उसके आसपास पिलो लगाए और बोली, मैं जल्दी से एक शावर लेकर आ रही हूँ। जब से ये मिस्टर स्वर चौहान ने मेरी गर्दन पर किस किया है, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। ये बोलकर वो अब अपने रूम में आ गई। वहीं दूसरी तरफ स्वर अपने रूम में जा रहा था। तभी उसकी नजरें सरगम के रूम पर गई और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो अंदर की तरफ आया तो देखा सरगम क्लोजेट के सामने खड़ी अपने कपड़े निकाल रही थी। अंबिका ने उसके लिए बहुत सारे कपड़े मंगवा दिए थे और साथ ही साथ क्लोसेट में लगवा भी दिए थे। इसीलिए अब सरगम को कपड़ों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हालांकि सरगम ने बोल दिया था कि जब भी वो अपनी डांस एकेडमी शुरू करेगी और उसे इनकम आने लगेगी तो वो अंबिका के ये सारे पैसे चुका देगी। उसने क्लोसेट में से अपने लिए एक फ्रॉक सूट निकाला और उसे लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसने वॉशरूम का दरवाजा लॉक किया था, लेकिन अभी वो आकर अपने कपड़े उतारने वाली थी कि अचानक से वॉशरूम का दरवाजा खुला। सरगम के होश उड़ गए जब उसने दरवाजे से स्वर को अंदर आते हुए देखा। वो हैरानी से बोली, आप यहाँ पर? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? स्वर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, वो मेरा शावर लेने का मन कर रहा था। मैं अपने रूम में शावर लेने जा रहा था, लेकिन जब मैंने तुम्हें वॉशरूम में जाते हुए देखा तो सोचा क्यों न तुम्हारे साथ ही शावर ले लूं। वैसे भी मैंने सुना है पानी की बचत करनी चाहिए। क्या पता दुनिया से कब पानी खत्म हो जाए। स्वर गुस्से से बोली, इतना भी पानी खत्म नहीं होगा कि चुल्लू भर पानी न बचे। इसीलिए जब भी दुनिया का पानी खत्म हो, आपके लिए चुल्लू भर पानी ही काफी होगा। आप उसमें डूब जाइएगा। उसकी बात सुनकर स्वर अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए सरगम की तरफ बढ़ते हुए बोला, डूबना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन अकेला नहीं, तुम्हारे साथ। और अब मैं तुम्हारे साथ ही डूबने वाला हूँ। और पता है कहाँ पर? सरगम ने सवालिया नजरों से उसे देखा और अगले ही पल स्वर ने अपनी नजरें
सामने बाथ टब पर टिका दी। सरगम एकदम से सुन्न हो गई। वो और स्वर के साथ बाथ टब में बिल्कुल भी नहीं, ये सोचते हुए ही उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। ने अपनी शर्ट उतार कर साइड में फेंक दी और सरगम के बिल्कुल करीब आकर उसकी कमर पर अपना हाथ रख दिया। सरगम का दिल एक बार फिर से जोरों से धक धक करने लगा। बेशक से वो कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन स्वर इस चीज को महसूस कर सकता था कि जब भी वो सरगम के करीब आता है तो कैसे उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ जाती हैं। वो उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, क्या तुम मेरे साथ डूबना नहीं चाहती? ये बोलते हुए उसकी आवाज बेहद ज्यादा गहरी हो गई थी, जो वॉशरूम में थोड़ा गूंज रही थी। ऊपर से उसके एक्सप्रेशन इस वक्त बहुत सेलेक्टिव हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में सरगम से बहुत प्यार करता है और उसके साथ बेहद क्लोज हो रहा है। उसके बात सुनकर सरगम लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोली, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। सर ने अब अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा और उसकी जिप को अपनी उंगलियों में पकड़कर नीचे की तरफ खींचते हुए बोला, झूठ मत बोलो हार्टबीट। तुम्हारी आंखें मुझे तुम्हारे दिल की ख्वाहिश बहुत कुछ अच्छी तरह से बता रही हैं। सरगम कांपती हुई आवाज में बोली, कैसी कैसी ख्वाहिश? अभी वो बोल ही रही थी कि अब स्वर ने उसके और करीब होना शुरू किया तो सरगम अपने कदम पीछे लेने लगी और फिर अचानक से उसकी पीठ पीछे दीवार पर लगी। उसकी कुर्ती की जिप पूरी तरह से खुली हुई थी तो वो ठंडी दीवार उसे और भी ज्यादा ठंडी लगी। और अब स्वर के होठ बिल्कुल सरगम के होठों के करीब आ गए, जिससे वो उसकी गहरी सांसें भी अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। और उसके सिर्फ होठ नहीं बल्कि वो पूरी कांप रही थी। सरगम के फड़फड़ाते हुए होठ को देखकर अब स्वर ने अपने होठों को बिल्कुल उसके होठों के करीब कर लिया था और जैसे ही सरगम को उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हुई, उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ झुका लिया। उसका दिल इस वक्त तेजी से धड़क रहा था, लेकिन स्वर ने उसके चेहरे को अपने सामने वापस घुमाया और अगले ही पल उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। सरगम हैरान रह गई। कहीं न कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि स्वर ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। वो बस उसे परेशान कर रहा है और उसके ये सब करने की, सरगम को परेशान करने की एक लिमिट होगी, लेकिन यहाँ तो स्वर ने हर लिमिट क्रॉस कर दी थी। तो क्या वो सच में उसे परेशान नहीं कर रहा था? वो ये सब बातें जो बार बार उसे बोल रहा था, उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, वो यूं ही नहीं बल्कि क्या सच में उसके दिल में सरगम के लिए कोई फीलिंग थी? सरगम फिलहाल बस यही सब कुछ सोची जा रही थी और स्वर उसके होठों को बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा था। सरगम के दिल में दूर दूर तक स्वर के लिए नहीं कोई फीलिंग थी और ना ही वो उसके करीब जाना चाहती थी, लेकिन जब स्वर ने उसे इस तरह से किस करना शुरू किया तो सरगम के होठ खुद ब खुद खुलने लगे और वो धीरे धीरे स्वर को किस करने लगी। वो खुद नहीं जानती थी कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। वो तो कभी किसी लड़के के लिए अट्रैक्टिव फील करती ही नहीं थी। उसके साथ अतीत में जो हुआ था, उसके बाद उसने सोच लिया था कि वो कभी अपनी जिंदगी में किसी को भी नहीं आने देगी। किसी लड़के के साथ
रिलेशनशिप में आना वो दूर की बात है, वो किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगी। लेकिन स्वर जिस तरह से उसकी धड़कनें बढ़ने लगा था, उसके करीब आने लगा था, शायद वो इन सब चीजों पर खुद का दिल संभल नहीं पा रही थी। उसका रिस्पॉन्स पाकर अब स्वर और भी ज्यादा इंटेंस हो गया। उसने सरगम की कमर को अपने दोनों हाथों से ग्रेप कर रखा था और जैसे जैसे उन दोनों की किस डीप होती जा रही थी, वैसे वैसे उसके हाथ भी सरगम की कमर पर कसते चले जा रहे थे। जब सरगम की सांसें उखड़ने लगी तो स्वर ने उसके होठों को छोड़ा और जब उसकी नजर सरगम के चेहरे पर गई तो वो एकदम से चौंक गया। अब तक वो खुद से उसे किस कर रहा था, लेकिन अब उसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे, जैसे उसने वो कर दिया हो जो वो करना नहीं चाहता था, या फिर वो जो वो कभी करने की भी नहीं सोचता था। वो सरगम को कुछ पल यूं ही हैरानी भरी नजरों से देखता रहा। वहीं सरगम खुद हैरान थी, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही स्वर ने अपना हाथ जोर से दीवार पर मारा और अगले ही पल वहां से बाहर की तरफ चला गया। सरगम हैरानी से उसे जाते हुए देखती रह गई। स्वर उसके पास किसी आंधी की तरह आया और किसी तूफान की तरह चला गया। उसने तो स्वर को बुलाया भी नहीं था, उसे किस करने के लिए कहा भी नहीं था। सब कुछ स्वर ने अपने आप किया। तो फिर अब गुस्सा होने का रीजन क्या था? ये सोचते हुए सरगम के दिमाग के तार हिल गए थे। अगले ही पल अब उसने खुद पर गुस्सा करते हुए कहा, मिस्टर चौहान ने तो जो किया सो किया। मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? मैं उन्हें किस, ओह गॉड, पता नहीं अब वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। वो पहले ही मुझे तरह तरह के कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते रहते हैं और अब तो पता नहीं वो मुझे क्या क्या सुनाएंगे। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ झलक रही थी। वहीं दूसरी तरफ स्वर अपने रूम में आया और रूम में आते ही उसने जोर से दरवाजा बंद किया। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने एक लड़की का चेहरा घूम रहा था, जो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, और स्वर भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। वो लड़की दीवार से लगी हुई थी और शायद वो दोनों इस वक्त वॉशरूम में खड़े थे। स्वर उस लड़की के करीब हुआ और अगले ही पल उस लड़की के चेहरे पर झुककर उसने उसे किस करना शुरू कर दिया और उस लड़की ने भी अपनी दोनों बाहें उसकी गर्दन पर लपेट दी। वो लड़की कोई और नहीं, निहारिका थी। निहारिका जो स्वर की पहली बीवी थी, जो उसे छोड़कर जा चुकी थी और साथ ही साथ अपनी उस बच्ची को भी लेकर चली गई थी, जो सिर्फ एक दिन की थी। स्वर ने उस बच्ची को कभी अपनी गोद में भी नहीं लिया था। पूरे 9 महीने वो उसकी दुनिया में आने की ख्वाब देखता रहा और जब वो ख्वाब पूरा हुआ तब निहारिका ने उसके पेट पर ऐसा छुरा घोंपा कि उसके बाद से स्वर ने आज तक किसी को अपने करीब आने नहीं दिया। स्वर का न सिर्फ चेहरा गुस्से से कांप रहा था, बल्कि उसकी मुट्ठियां भी कसी हुई थी। निहारिका को याद करते हुए उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ नफरत झलक रही थी। वहीं सरगम भी अब वॉशरूम से बाहर आई। जैसे जैसे उसने शावर लिया और अपने कपड़े उसने पहन लिए थे, लेकिन उसका दिल हद से ज्यादा बेचैन था। बार बार उसकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ स्वर का चेहरा घूम रहा था और वो सोच रही थी कि स्वर ने उसे किस किया तो किया क्यों, और अगर किया
तो वो इस तरह से परेशान क्यों हो गया। कुछ देर वो यूं ही इन सब चीज़ों के बारे में सोचती रही और फिर एक गहरी सांस लेकर खुद से बोली, मुझे लगता है मैंने यहाँ पर रहकर ही बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं बहुत जल्दी से यहाँ से चली जाऊंगी। यहाँ पर रहना ना ही मेरे लिए सही है और ना ही मिस्टर चौहान के लिए। अब मैं उन्हें और ज़्यादा परेशान नहीं करूंगी और ना ही उनके सामने जाऊंगी। ये बोलते हुए वो सच में ऐसा करने का सोच रही थी, लेकिन किस्मत ने क्या प्लान बना रखा था। इससे स्वर और सरगम फिलहाल दोनों ही अनजान थे। तकरीबन 2 घंटे बाद स्वर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आया, क्योंकि डिनर का वक्त हो गया था। सरगम भी वहीं पर थी। धड़कन अभी भी अपने रूम में थी और सो रही थी। सरगम सोच रही थी वो जल्दी जल्दी डिनर करके वापस अपने रूम में चली जाएगी और धड़कन के लिए सरलैक बनाकर ले जाएगी, क्योंकि रात को वो ज़्यादातर सरलैक ही खाती थी। स्वर आकर अपने हेड चेयर पर बैठा तो कृपा जी और अंबिका अभिनव के चेहरे पर एक्साइटमेंट भरे एक्सप्रेशन आ गए। वो तीनों तो जैसे खाने से ज़्यादा किसी और चीज के भूखे लग रहे थे। उन्हें वो मसाला चाहिए था जो उन्हें स्वर और सरगम दे सकते थे, लेकिन फिलहाल के लिए वो दोनों चुप थे और एक दूसरे की तरफ देख भी रहे थे। उन दोनों को इस तरह से शांत देखकर कृपा जी ने अभिनव के पैर पर जोर से पैर मारा और अभिनव ने दर्द से कराहते हुए अंबिका के पैर पर जोर से पैर मारा। अंबिका ने गुस्से से मुंह बनाया और उन दोनों की तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो कि अब इसमें मेरी क्या गलती है। अगर वो दोनों चुप हैं तो वो कोई बिजली का झटका तो नहीं है जो उन दोनों को लग जाएगा और वो दोनों भड़कना शुरू कर देंगे। वो तो खुद एंटरटेनमेंट चाहती हैं, लेकिन उसे मिल नहीं रहा। तभी कृपा जी ने उसे कोई इशारा किया। अंबिका ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा। कृपा जी ने गुस्से से मुंह बनाया और दोबारा इशारा किया तो अंबिका ने अब अपनी नजरों को हल्का सा घुमाया और अगले ही पल उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट तैर गई। उसके पास ही सब्जी का बोल रखा हुआ था और साथ ही सरगम भी बैठी थी। उस सरगम की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा मुझे सब्जी का बॉल पास करना। कहते ही कहते उसने खुद ही बॉल की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया और सरगम ने भी उसकी बात सुनकर अपना हाथ सब्जी की बॉल की तरफ बढ़ा दिया था, लेकिन वो उस बॉल को उठाती उससे पहले ही अंबिका ने हल्का सा उसके हाथ पर अपना हाथ मारा और वो बॉल सीधा स्वर की तरफ लुढ़क गया। अगले ही पल स्वर जोरों से चिल्लाया, व्हाट द हेल इज दिस। उसका चिल्लाना सुनकर सरगम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो भी जानती थी कि उससे गलती तो बहुत बड़ी हुई है, लेकिन वो सारी सब्जी पहले स्वर की प्लेट में बिखर गई और फिर सीधा नीचे जमीन पर टपकने लगी और वहीं पर स्वर के पैर थे जो अब उस सब्जी की वजह से सारे खराब हो चुके थे। लेकिन अपनी गलती न मानते हुए सरगम गुस्से से भड़कते हुए बोली, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं आप? सब्जी ही गिरी है ना आप पर? कोई माउंट एवरेस्ट तो नहीं गिर गया जो आप इतना ज्यादा भड़क रहे हैं। स्वर गुस्से से बोला, मतलब तुम मुझ पर माउंट एवरेस्ट गिराना चाहती हो? सरगम तुरंत बोली, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। स्वर भड़कते हुए बोला, लेकिन कहना तो तुम यही चाहती हो ना? तुम्हारे दिमाग में तो यही चल रहा होगा।
सरगम झट से बोली, मेरे दिमाग में वही चलता है जो मेरी जुबान पर होता है मिस्टर चौहान। मैं आपकी तरह कंफ्यूज मैन नहीं हूँ। जो करूँ कुछ और एक्सप्रेशन दूँ किसी और चीज़ के। करने को तो आप मुझे किस कर रहे थे और चेहरे पर एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे मैंने आपको कोई खजाना लूट लिया हो। किस तो आपने ही मुझे बड़े मज़े से की, लेकिन बाद में घटिया सी लुक देकर चले गए। उसकी बात सुनकर स्वर हक्का बक्का रह गया और बाकी सब लोग स्वर और सरगम को हैरानी से देख रहे थे। और सरगम की बातों से अभी अभी सबको पता चला था कि उन दोनों के बीच मामला किस तक पहुंच चुका है। हालांकि अंबिका ने तो पहले भी उन दोनों को किस करते हुए देखा था, जब मॉल में स्वर ने जबरदस्ती सरगम को किस किया, लेकिन उसके बाद भी उन दोनों के बीच कुछ हुआ होगा इस बात का अंदाजा उसे नहीं था। सबको वो मसाला मिल चुका था जो नहीं चाहिए था, लेकिन अभी तक सरगम को इस बात की रियलाइजेशन नहीं थी कि उसने सबके सामने क्या बोल दिया था। स्वर तुरंत उसका कंधा पकड़ा और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम? सरगम तुरंत बोली, बकवास मैं कर रही हूँ? वाओ, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं बकवास कर रही हूँ। लेकिन आपको मेरी बकवास तब क्यों नहीं लगी जब आपने मुझे किस किया? तब तो बड़े मज़े से लेकर मुझे किस। बोलते बोलते वो अचानक से चुप हो गई। जब उसने अपने आसपास अपनी नज़रें घुमाई, सब लोग हैरानी से नहीं बल्कि दबी दबी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहे थे और अब उसके चेहरे पर भी शर्मिंदगी तैरने लगी। अगले ही पल अब स्वर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए उसके कमरे में लेकर गया। कृपा जी हंसते हुए बोली, ये क्या बात हुई? हमारा आधा शो तो बीच में ही ऑफ हो गया। अब मैं बाकी का शो कहाँ देखूंगी? और जब तक मैं पूरा शो न देख लूं, मुझे मज़ा नहीं आता। अभिनव तुरंत बोला, जितना शो आपको देखने को मिल रहा है ना दादी माँ, उतने में खुश रहिए। कहीं ऐसा न हो पूरा शो देखने के चक्कर में आप कुछ देख ही न पाओ। उसकी बात कृपा जी ने मुंह बनाया। वहीं अंबिका हंसते हुए बोली, वैसे मुझे तो समझ में नहीं आता इन दोनों में से दिमाग किसका फ्यूज है। कभी कोई हरकतें करता है तो कभी कोई और। पता नहीं रूम में क्या बवाल मच रहा होगा। वहीं रूम में सरगम दीवार से लगकर खड़ी थी। उसकी पीठ दीवार की तरफ थी और उसका चेहरा स्वर की तरफ, जो उसके चेहरे पर झुका हुआ था। स्वर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे अंदर दिमाग है या नहीं? ऐसे किसकी बातें सबके सामने कौन करता है? सरगम तुरंत बोली, वो मुझे खुद नहीं पता चला कि मैंने कब सबके सामने ऐसे सब कुछ बोल दिया। स्वर गुस्से से बोला, क्यों? तुम बेहोश थी या नींद में थी जो तुम्हें कुछ पता नहीं चला? देखो, अगर तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो ना, तो मत करो। मैं सच में बता रहा हूँ, मैं हम दोनों के बीच चीज और गलत नहीं करना चाहता। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। उसकी बात सुनकर सरगम गुस्से से बोली, तो मैं भी यहाँ रहना नहीं चाहती। मैं यहाँ पर थी क्योंकि मैं आपको सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन अब तो मुझे वो भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने भी बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। स्वर गुस्से से बोला, चली जाऊंगी नहीं, अभी इसी वक्त दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं सच में बता रहा हूँ, मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। सरगम उसकी बात पर
उसकी तरफ देखती रह गई। स्वर ने एक सांस गहरी ली और पीछे की तरफ हटते हुए बोला, देखो, हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ वो सब मैंने इसीलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाना चाहता था, जो मैंने तुम्हें दिखा दी कि तुम सर चौहान के सामने कुछ भी नहीं हो। और अब तुम जो मेरे खिलाफ तांडव कर रही हो ना, इन सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब मुझे गुस्सा आएगा ना, तुम कहीं की नहीं रहोगी। पहले ही बर्बाद हो चुकी हो और बर्बाद हो जाओगी और फिर बिल्कुल मिट्टी में मिल जाओगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ पर गई। इसीलिए बेहतर होगा जो तुम्हारे पास है उसे जाकर संभालो। मुझे अब तुम चौहान मेंशन में कहीं नजर नहीं आनी चाहिए, वरना मैं सच बता रहा हूँ, मैं जो करूँगा वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर वहां से जाने लगा। लेकिन जाते जाते अचानक ही वो रुका जब उसकी नज़र धड़कन पर गई, जो पहले तो आराम से सो रही थी, लेकिन अब अपने आसपास का शोर सुनकर वो उठ गई थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से स्वर को देख रही थी। वो मुस्कुरा रही थी और अपने हाथ आगे बढ़ा रही थी, जैसे कहना चाहती हो कि स्वर उसे अपने गोद में उठा ले। लेकिन जैसे ही स्वर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, तुरंत उसकी आंखों के सामने कुछ पल घूम गए और अगले ही पल वो बिना धड़कन की तरफ बढ़े ही वहां से चला गया। सरगम की आंखों में नमी तैर गई। वो रोते हुए बोली, मुझे पूरी तरह से बर्बाद करके आप कह रहे हैं कि जो कुछ बचा है मैं उसे जाकर संभालूं। मैं क्या संभालूं? कुछ भी नहीं है मेरे पास संभालने के लिए। पर हाँ, एक बात आपने सही कही कि अगर मैं यहाँ पर रही तो मैं और ज़्यादा बर्बाद हो जाऊंगी। इसीलिए मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। ये बोलकर उसने अपनी आंखों की नमी साफ की और फिर धड़कन के पास आई। उसने धड़कन को अपनी गोद में उठाया। धड़कन को हल्का हल्का बुखार था, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं। सरगम धड़कन को अपनी गोद में उठाकर बोली, आई नो बेटा, तुम भी परेशान हो रही होगी ना कि मैं कभी तुम्हें कहाँ लेकर जाती हूँ और कभी कहाँ। लेकिन आई प्रॉमिस, बहुत जल्द ही मैं हम दोनों का पक्का ठिकाना ढूंढ लूँगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें यहाँ से चलना होगा। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँगी, लेकिन कोई तो जगह होगी जहाँ हम दोनों चैन से रह पाएंगे। ये बोलकर उसने अब धड़कन को पूरी तरह से अपनी बाहों में समेट लिया और उसे लेकर रूम से बाहर निकली। वो नीचे की तरफ आई तो अंबिका, अभिनव और कृपा जी वहाँ नहीं थे। वो लोग डिनर करके वहाँ से जा चुके थे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि स्वर और सरगम के बीच की बात इतनी आगे बढ़ जाएगी कि ऐसे सरगम घर छोड़कर ही चली जाएगी। उन्हें तो लगा शायद एक बार फिर से दोनों रोमांस में बिजी हो गए होंगे। वहीं सरगम कुछ सोचते हुए बोली, अच्छी बात है जो तुम यहाँ पर नहीं हो अंबिका, वरना एक बार फिर से तुम कुछ कहती और मैं रुक जाती। लेकिन अब मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहती। आई होप तुम्हें तुम्हारी लाइफ में हर खुशी मिले। ये बोलकर वो घर से बाहर की तरफ चली गई। रात का वक्त हो चुका था, तकरीबन 10 बज चुके थे और बाहर मौसम भी कुछ ठीक नहीं था। सरगम को टेंशन हो रही थी कि वो कहाँ जाएगी, लेकिन अब वो चौहान मेंशन से बहुत दूर आ चुकी थी, तो वह वापस तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ सरगम के रूम से निकलने के बाद स्वर अपने रूम में आया और आते ही उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया।
वो सरगम को सबक सिखाना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि सबके सामने बेइज्जत होना क्या होता है। लेकिन आज उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल खो दिया और सरगम को यहाँ से जाने के लिए कह दिया। तो अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। ऐसे में तो उसका बदला बीच में ही रह गया। अब उसकी फ्रस्ट्रेशन और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वो खुद से ही बोला, हाउ कैन यू डू दिस सर? तुम्हें खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए था। उसने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके बाद तुम उसे यूं ही दो बातें सुनाकर जाने नहीं दे सकते थे। ये बोलते हुए उसने जोर से अपना हाथ दीवार पर मारा। वहीं दूसरी तरफ बाहर मौसम तो पहले ही खराब था, लेकिन अब अचानक से ही तेज बारिश होने लगी थी। सरगम ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। आसमान की तरफ देखते हुए उसकी आंखों से आंसू थे, जो इस वक्त बारिश की बूंदों के बीच भी उसकी आंखों में साफ नजर आ रहे थे। वो ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बोली, अभी और भी इम्तिहान लेना बाकी है क्या? कितना तोड़ेंगे आप मुझे? आपको तरस नहीं आता क्या? क्या मैं आपकी बनाई हुई इंसान नहीं हूँ, जो आप हमेशा मेरे साथ ही ये सब कुछ करते हैं? उसने अपने दिल की बात कहकर अब धड़कन को पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे अपने दुपट्टे में छुपाने लगी। लेकिन वो दुपट्टा धड़कन को कैसे छुपा सकता था? धड़कन भी बारिश की बूंदों में भीगने लगी थी। उसे पहले ही बहुत ज्यादा फीवर था और अब तो उसका फीवर बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। धड़कन को लेकर सरगम सड़क की एक तरफ हो गई, लेकिन इतनी रात को इतनी तेज बारिश में सच में उसकी हिम्मत टूट रही थी। और तभी उसकी नज़र दो लड़कों पर गई, जो वहीं साइड में खड़े थे और पूरी तरह से नशे में टुल थे। वो सरगम को बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहे थे। सरगम की सांसें हलक में अटकने लगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।